नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। ये आप मेरे साथ जो महिलाएं देख रही हैं ये मुस्लिम महिला हैं और ये मदरसे में टीचर हैं, ये तीनों लोग। और ये जो है वो मदरसे में दाई का काम करती हैं, वहाँ पे खाना बनाने का, शायद दादी आप काम कर झाड़ू लगाना, खाना बनाना, इन सब चीज़ों का ये काम करती थी। मैंने आपको जैसा कि मेरी पहले की स्टोरीज़ में बताया कि एक मुस्लिम महिला एक मौलाना के ऊपर जूता ताने खड़ी है और उस मौलाना ने उनका बुरखा ऐसे नोचा और उनके पीटने का भी पूरा कोशिश किया और कहीं हद तक उसने उनको पीटा भी, वो भी भरे समाज में। तो पूरा अपडेट क्या है उस स्टोरी के ऊपर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। और ये बताना चाहती हूँ कि कैसे एक जो मौलाना है जो कि मदरसे का प्रेसिडेंट है वो कैसे महिलाओं को शोषित करता है। ये पहले मेरे साथ आप लोगों ने इनका नाम शाहिदा, इनका नाम शगुफ्ता है, इन दोनों की मैंने आपको कहानी बताई थी। अब यहाँ पे नए किरदार जुड़ी हैं। आपका नाम क्या है? रिजवाना खातून। रिजवाना खातून। दादी आपका नाम क्या है? रुखसाना। तो रिजवाना और रुखसाना ये दो लोग और जुड़े हैं। आइए समझते हैं कि पूरी स्टोरी क्या है। लेकिन सबसे पहले शाहिदा से पूछेंगे कि उस रूम के अंदर क्या हुआ था। शाहिदा, क्या हुआ था उस दिन? थोड़ा सा ऐसे आगे आ जाओ। हाँ रिजवाना आप ऐसे। हाँ, क्या हुआ था उस दिन शाहिदा? वो प्राणकर भवन में। हाँ, प्राणकर, जहाँ पे उसने आपका, ये शायद चोट भी आपको लगी है। बहुत ज़्यादा वो ऐसे खींचा था ना, ये वो आप दिखा सकते हो कि ये दिखा सकते हो आप? इस तरह से आँख पर और ऐसे ये नोचा था। ये मैं आपको जो वो मैंने वीडियो दिखाया था जिसमें एक मौलाना ऐसे बुरखा नोचते हुए, तो अगर आप थोड़ा सा अपना ये हिजाब जो है वो नीचे ऐसा करें, ये देखिए इनकी आँख के पास आपको ये चोट नज़र आ रही होगी। उसने कितना वो बुरा, कितना बदतमीज़ वो मौलाना है जिसने इनके ऊपर, कहते हैं कि हिजाब, हमारी औरतें हिजाब में रहती हैं, हमारी औरतें नकाब में रहती हैं, और नकाब जो है वो इस तरीके से सरेआम नोचा, इनकी आँख फूटने से बची है। तो बताइए क्या हुआ शायद उस दिन? हमको ये विश्वस्त सूत्रों से पता चला था, वहाँ के जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं अयूब अंसारी जो है, उन्होंने हमको बताया था कि प्राणकर भवन में जो मौलाना हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें वो अपने जो असल मुद्दा है उसको भटकाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, सारे चीज़ों को पलटने के लिए, वो मतलब सारे बयान को बदलने के लिए एक अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाए हुए थे जो उन्हीं की आवाज़ को सुने और वो बयान करेंगे। अच्छा। तो इस तरह से वो बड़े ही चुपके से रखे हुए थे। लेकिन हमको पता चला, तो हमको जब मालूम हुआ तो हमने थाना जैतपुरा में इसकी कंप्लेन दर्ज की और मैंने एसओ साहब के यहाँ दिया कि मतलब फला उससे हमको मालूम हुआ है, आप वहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं और मुद्दा से हटाने के लिए और अपने आप को बचने के लिए उन्होंने इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, तो आप कृपा करके उनको रोकिए। तो फिर उसके बाद मैं भी वहाँ गई प्राणकर भवन में अपनी बातों को रखने के लिए। आप दोनों लोग गए? जी, हम लोग और ये लोग भी गए हैं। ये भी गए कि मतलब हम लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। तो फिर उसके बाद जब हम लोग गए तो वहाँ पे, तो जैसे हम लोग गए हैं तो वहाँ पे जो एक और व्यक्ति जैसे कि था वो गाली गलौज करने लगा। फिर उसके बाद देखते ही आप लोगों को? हाँ, जैसे हम लोग अंदर गए तो पहले तो वो लोग भौचक्का हो गए कि कैसे ये लोग आ गई। फिर हम लोग अपनी बातों को रखा। फिर जैसे वो मौलाना बैठे हुए तो हमने कहा कि ये मेरे बच्चे का हत्यारा है। तो सारे प्रेस वाले सुनने लगे कि मतलब ये क्या है। तो फिर उसके बाद हम मेरी आवाज़ बुलंद हो गई। उसके बाद हम कहने लगे ये मेरे बच्चे का हत्यारा है और ये अपराधी है, ये कैसे यहाँ पे मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो इसको जेल जाना चाहिए, इस तरह से हम बोले। फिर उसके बाद वो जो व्यक्ति था आया और पहले तो रिजवाना को खूब उसको, हाँ उसको बहुत मारा, रिजवाना को। फिर वहाँ, हाँ रिजवाना, आप मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, हमको बहुत मारा है, रिजवान ने मरवाया। शायद उन्होंने हमसे बदला लेने के लिए। आज मैं बहुत बेहोश रहती हूँ, मेरी हालत सही नहीं है। अच्छा, मतलब उस दिन जब आप वहाँ पे गई थी उस रूम के अंदर, अभी तक मेरी तबीयत सही नहीं है, बहुत ज़्यादा। मेरे चप्पल मोहम्मद अहमद ने मारा, मौलाना रिजवान ने मरवाया था। उन्होंने कहा कि इसको मारो। मैं गई कि उनसे दो बातें करूं, फ़ौरन उन्होंने हमको मारने लग गए। इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। अब मेरा बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। ये कैमरा, मीडिया वाले सब थे वहाँ पे? वो सभी लोग थे, सभी लोगों ने मतलब हमको देखा। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं बयान दे सकती थी। सबके सामने आपको पीटा कि अलग कमरे में आपको पीटा था? नहीं, सबके सामने ही पीटा था। सबके सामने इनको चप्पलों से मारा है एक मौलाना ने।
मैं उसकी भी कहानी आपको दिखाऊंगी। लेकिन देखिए कैसे जो हिजाब के लिए और बुरखे के लिए पूरा आंदोलन कर देते हैं, वहीं से एक वाराणसी का एक जो मौलाना है, उन्होंने इनको चप्पलों से मारा है और इन्हीं की चप्पल थी वो, और इनको चप्पलों से मार करके ये पूरा इनका जो मेरी चप्पल नहीं थी, उन्होंने मेरी चप्पल हमको इतना मारा कि हम गिर गए, तो मेरी चप्पल लेके तोड़ ताड़ के हमको फेंक दिया। फिर मैं बेहोश पड़ी थी, हमको होश ही नहीं था, तब इन लोगों ने मुझे उठाया। मतलब बेहोश हो गई थी, इतना पीटा। फिर उसके बाद क्या हुआ? और फिर उसके बाद जैसे हम जब इसके साथ वारदात होने लगी, फिर उसके बाद हम भी मौलाना के ऊपर वही जूता उठाए, फिर हम भी मारने लगे। फिर जैसे ही वो आया और ये शगुफ्ता अफरोज वहाँ पे मेरे आगे थी, लेकिन शगुफ्ता को नहीं बल्कि हमारी आंखों पर से जो मेरा पर्दा था, मेरे निकाब को उसने इतनी बुरी तरह से नोचा कि मेरी आँख एकदम बिल्कुल नोचा गई। तो इस तरह से हाँ, ये चोट भी बहुत बुरी तरह से मुझे चोट आई। और हाँ बोलिए। हाँ, फिर उसके बाद फिर प्रेस वाले जो वहाँ पे थे, वहाँ पे उन लोगों ने मतलब उनको पकड़ने लगे, बीच बचाव करने लगे हम लोगों को, और वो उसको किसी तरह से मतलब बाहर कमरे के बाहर उन लोगों ने धक्का दे करके निकाला। फिर वो जाते जाते लेकिन मुझे ये वार्निंग देकर गया कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मारूंगा। सोचिए कैमरे इतने सारे थे, आप समझिए वाराणसी का वहाँ पे पूरा का पूरा मीडिया हाउस था, आप ये कह सकते हैं। नेशनल से लेकर के जितने यूट्यूब पर काम करते हैं, डिजिटल पे काम करते हैं, सब उस रूम में मौजूद थे और सबके सामने उन्होंने मतलब उस मौलाना ने इनका ये हाल किया और इनको थप्पड़ों से इतना तेज़ मारा कि ये बेहोश हो गई थी। तो सोचिए अब इनकी जो हालत है वो क्या अगर होगी कैमरे के पीछे, जब इनके साथ कुछ भी नहीं होगा तब इन महिलाओं का क्या हाल होगा। हाँ, मुझे भी उन लोगों ने बहुत मारा, सर पे मारा, फिर हाथ देखिए ऐसा ऐठा है कि अभी तक ये हाथ मेरा ऊपर नहीं जा रहा है, और पूरा पीछे ऐसा धक्का दे के हमको गिराया कि पूरा पीछे अभी तक दर्द कर रहा है। फातिमा बुआ जो इतनी बूढ़ी, उनको बहुत बुरी तरह उसने मारा। उनको भी मारा है और वहाँ पे मौलाना सब खड़े खड़े देख रहे थे। जी, सब लोग हो तो चुपचाप मतलब देख ही रहे थे, उनको तो मजा आ रहा था ये सब देखने में। जो रिजवान के साथ उनके सपोर्ट उनके दोस्त हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मारे हैं, एकदम अपना जोर शोर लगा के, और उसके बाद कह रहे हैं कि तुम लोग के बाद में बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं, वार्निंग दे के गया। ये बताइए, तो कहा कि डर नहीं लगता आपको ऐसे आकर के वो? और वहाँ जितने लोग थे सब उन्हीं के सपोर्टर थे, जितने रूम में जितने लोग भरे थे, मीटिंग के जो बैठा था, सब उन्हीं की सपोर्ट थे। उन लोग हम लोग को अलग कर दिए दूसरे रूम में, और मीडिया वालों को भेज दिए, और उधर से उन लोग को फरार कर दिए। क्या बोल रहे थे? यही जो अच्छा, मतलब सब मुझे घुला मिला वो था। अब मैंने आपको ये बताया कि उस कमरे के अंदर क्या हुआ। अब ज़रा मैं आपको रिजवाना से बात करके समझाती हूँ और इनसे दादी से बात करके बताती हूँ कि इन दोनों की क्या कहानी उस मदरसे के प्रेसिडेंट के बारे में है। क्या आपके साथ उसने किया? आपके साथ क्या किया? मैं मदरसे में पढ़ाती हूँ, मदरसा चिरागो उलूम, और मौलाना रिजवान हमारे प्रबंधक हैं। मेरा नाम रिजवाना खातून है। उन्होंने मुझे 8-10 साल से बहुत ज़्यादा परेशान किया। कैसे कैसे परेशान किया? सबसे पहले तो उन्होंने मेरा क्लास छीन लिया, मेरी तनख्वाह रोक दी, यहाँ तक कि मेरे बच्चों की रसीद जो हम काटते थे उसको भी उन्होंने ले लिया, ताकि तुम इतनी मजबूर हो जाओ, और तुम मदरसे से वो हमको निकालना चाहते थे। क्यों निकालना चाहते थे आपको? अब अल्लाह, क्या था? वो कुछ आपसे ऐसा मांग करते थे जो आप दे नहीं पाती? क्या वो उनका ये कारण था कि वो नियुक्ति करते हैं 15 लाख रुपया लेकर। अच्छा। वो हमसे भी कह रहे थे 15 लाख रुपया दो, हमने नहीं दिया। अच्छा। इस वजह से वो हमें बहुत परेशान करते थे, इतना परेशान, मेरा क्लास छीन लिया, मतलब मेरा रजिस्टर छुपा दिया, मैंने रिज़ल्ट बनाया वो ले लिया, और हर वक्त कुछ ना कुछ टॉर्चर हमेशा वो मेरे साथ करते थे, यहाँ तक कि मेरा बाथरूम के पास क्लास लगा दिया। अच्छा। और मेरी सैलरी रोक दी। हम 8 साल बिना सैलरी के मदरसे में पढ़ाई। मैं बहुत उनसे मांगती थी, वो हमसे यही कहते थे कि मेरे घर आओ, हम जहाँ बुलाए वहाँ आओ, तभी हम देंगे सैलरी, हम ऐसे नहीं दें। फ़ोन से तो हमसे बात ही नहीं करते थे, हम फ़ोन से बात नहीं करेंगे। मतलब यौन शोषण आपके साथ करने का पूरा जी कोशिश जी वो करते थे? जी, बहुत ज़्यादा करते थे। फिर उसके बाद मेरी सैलरी नहीं दी, बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी। मेरे पास एक बेटी है, मैं मैके में रहती हूँ, बताइए मेरा कहाँ से खर्चा चलेगा। मैं वहीं पढ़ाती हूँ, मेरी नौकरी थी ना, लेकिन हमको 1 रुपया नहीं दी, इसलिए मैंने उनके ऊपर केस किया। तब उन्होंने मुझे चेक दिया, जब चेक दिया तो कहा कि इसका बदला तो हम ले के रहेंगे, तुमने केस किया। फिर उन्होंने मुझे, मैं पढ़ कर जब गई तो इतना मरवाया कि मैं बेहोश हो गई। तब से मेरी हालत ठीक नहीं है।
मैं ना खा सकती हूँ ना पी सकती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा सर और कान सब पूरा दर्द कर रहा है। और आप सुबह से जो हैं न्याय के आस में, कभी इस कोतवाली कभी उस तक जब मैंने कोतवाली में उनके नाम की FIR कराई है, लेकिन अभी तक वो जेल जा ही नहीं रहे हैं, मुझे न्याय ही नहीं मिल रहा है। क्या मांग है सरकार से? मेरी यही मांग है कि वो आप जेल जाएं, मैं यही चाहती हूँ। वो अपराधी है। क्या लगता है जा पाएगा जेल? क्योंकि उसके पास तो बहुत सारा पैसा है। पैसे से क्या हुआ, वो अपराधी है तो उसको तो जाना ही पड़ेगा। यूपी सरकार लगता है योगी जी फैसला बिल्कुल, योगी जी तो फैसला अच्छा करते हैं, मुझे विश्वास है उन पर। वो ज़रूर हम महिलाओं की सुनेंगे। अभी तक सुनवाई हो रही है आप लोगों की? अभी तो हम लोग केस चला ही रहे हैं। रिस्पांस क्या मिल रहा है? रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, कह रहे हैं। अभी हमको बुलाए हैं, अभी हमको बयान देना है। कल हम जाएंगे शनिवार को बयान देने, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे। मतलब सरकार प्रशासन पे आपको पूरा भरोसा है कि आपके साथ न्याय होगा? हाँ बिल्कुल होगा न्याय। तो 8 साल पहले आप क्यों नहीं आई रिजवाना? हम इसलिए नहीं आए क्योंकि हम लोग इज़्ज़तदार लड़कियां हैं। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग किसी की इज़्ज़त उछाला जाए, और फिर हम लोग भी पर्दे की आड़ में रहते हैं। हम लोग के घर खानदान में ऐसा नहीं है ना कि लड़कियां हर जगह घूमने जाएं, इसलिए हम सोचे कि हो सकता है अब दे दें, अब दे दें। हम उनकी इज़्ज़त करते थे। जब उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया, फिर हम बहुत परेशान हो गए, एक एक रुपये के मोहताज हो गए, तो मुझे केस करना पड़ा। तब मैं ये सब करने लगी। मुझे शाहिदा के साथ आप कब कैसे आए? शहीदा ने जब ये केस किया, हमको हिम्मत मिली उससे कि उसने ये काम, मतलब उसने भी तो केस किया, इसलिए हम उसके साथ हुए कि हम भी आएंगे, इसलिए हम आए। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे एक ये भी सवाल उठा रहे थे कि अगर महिला ने चप्पल उठाया है तो महिला, अगर पुरुष ने उसके ऊपर वार किया है तो पक्का उस महिला ने कुछ गलत किया होगा। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, पहले ये दोनों महिलाएं सामने आई थी, अब उसके बाद ये दोनों भी जुड़ी हैं। शायद आगे चलते वक्त आगे अगर जैसे जैसे बढ़ेगा और भी लोग जुड़ेंगे, तो इससे ये समझ में आता है पीड़ितों का जो संख्या है वो बढ़ता जा रहा है। और सब के सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमें उस मौलाना ने बुरी तरीके से परेशान किया है। मैंने आपको रिजवाना की कहानी बताई, अब मैं आपको इन दादी की कहानी बनाती हूँ। सुनिए, ये एक दाई है और कितने रुपए में काम करती थी दादी? जी मैम, हाँ, कितने देखिए रुपए में? 32 क्लास है चिरागे लूम में, आप जाके रूम गिन भी सकते हैं। 10 साल से हम काम किए हैं। और जो टीचर लोग का जो सिग्नेचर होता था उस पर सिग्नेचर हमसे नहीं लेते थे। जो हमें तनख्वाह मिलता था उस पर साइन खाली होता था। फिर भी हम बोला सिक्योरिटी साहब मेरा जैसे साइन होता आप लीजिए मेरा सिग्नेचर, इसलिए कि अगर हम नागा भी करेंगे तो उस पर लिखा रहेगा। बोले कि नहीं, तुमको अगर साइन करना सादा कॉपी पर करो। हम कहा कि हम सादा कॉपी पर नहीं करेंगे। खैर हम नहीं किया, उसी तरह नौकरी की है अपनी ईमानदारी से। 32 रूम में झाड़ू लगाते थे। और अलग से आलिया है मदरसा है, उसमें 9 लड़का रहते थे, मौलवियात पढ़वाते थे। उसमें का खाना भी अलग से पकवाते थे 9 लड़का का। ई मदरसा चिरागे लूम करके हम 2 बजे छूटते थे तो वहाँ जाते थे। वहाँ का करके 7 बजे अपने घर हम जाते थे। सुबह कितने बजे घर से निकलते? सुबह 6 बजे घर से निकल जाते और शाम के 7 बजे घर पहुँचते थे। दिन भर घर से मतलब नहीं रहता था। कितना पैसा खाया है आपका मौलाना? 3000 रुपया महीना ही हमको देते थे। उसके बाद 2017 का पैसा मिला, 18-19 का पैसा ही रोके हैं। उसके बाद से ही पैसा दिए नहीं है। कितना पैसा रुका है? आप जोड़ लीजिए मैम, 3000 महीना से आप 2 साल का 1.5 साल का जो भी हो, हम तो जाहिल है, पढ़े लिखे नहीं, हमको इतना इतला नहीं है। लेकिन आप जोड़ 60,000 से 60, मेरे लिए गरीब आदमी 60,000 बहुत है मैम। 72,000 रुपये। और हम इसके लिए जैतपुरा थाने में एप्लीकेशन दिया कि ऐसी बात है। रमज़ान में हम गए तो उन लोग थाने वाले कहें कि अभी मदरसा बंद चल रहा, आप ईद बाद आइए। ईद बाद गए तो रिजवान को बुलवा के मोबाइल नंबर हम लेके गए थे, उसको बुलवा के कहें कि इनका पैसा बाकी, सफ़ा झूठ बोल दिए। ये झूठ बोल दी, इसका पैसा नहीं बाकी है। फिर कई दिन हमारे यहाँ फिर फ़ोन किए दरोगा के पास कि उससे बोलो कि 3 महीना का आके पैसा ले ले, और नहीं लेगी ना तो हम उसके ऊपर केस कर देंगे। हम कहा तुम कर दो केस, लेकिन हम 3 महीना का नहीं लेंगे। तो ये सारी महिलाओं के साथ वो ऐसा करता था क्या? मैम और भी हमारे टीचर बहुत सारी हैं, सबका पैसा बाकी है, लेकिन लोग अपने अपने पैसा के लिए अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हम गरीब हैं, कोई भी मालिक अगर है तो दाई का इतना नहीं जुल्म करेगा, लेकिन एक दाई के ऊपर भी ईमानदार ख़त्म कर दिए अपना। क्या करती थी दादी पैसों का? कैसे, मतलब घर में आप खर्च करती थी? हाँ, परिवार है मैम, 9
परिवार है मेरा, 9 बच्चे से हम घर हैं, गृहस्थी है। तो परिवार वाले बोलते नहीं थे पैसा नहीं मिल रहा तो क्यों जा रही हो, रहो घर पे। देखिए थाने वाले भी यही सवाल हमसे डाले हैं कि ये बताओ कि जब तुम्हें 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना हो गई नहीं मिला तो तुम नौकरी काहे किए। तो मैम इनका कभी जेल चले जाते थे, उसके दौरान में 20 में ही पकड़ा चुके थे। उसके बाद ये हुआ कि वो आएंगे तो तनख्वाह मिलेगा, रुक मतलब एक आस बनी रहती। आसरा लगा रहता था, इसी उम्मीद पर काम करते चले गए। 10 साल काम किए हैं तो कैसे छोड़ देते हैं। एक संबंध भी बन पेट जाता। चलने का रोजी था ना मैम, बस यही बात है। तो आज कैसे बाहर निकली हैं, केस पेश कर रही हैं शायदा की वजह से? जी सपोर्ट मिला है। हम अकेले पैसा के लिए रोज लड़ाई लड़े हैं, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं था। आज सपोर्ट मिला, इन लोग का सहारा मिला है। अच्छा, मैं तो ये जब मैं लोगों के साथ बात करती हूँ, जब मुस्लिम मर्दों के बीच में मैं जाती हूँ, वैसे मैं लोगों से बात करती हूँ तो बोलते हमारी तो महिलाओं का हम बहुत सम्मान करते हैं। वैसे ही बोलते हैं, वो अच्छा बतियाने वाले बहुत अच्छे हैं। घर में गद्दी पे जाते हैं, नीचे हम 2-2 घंटा बैठ के आए, ऊपर रहेंगे कहीं जा कह दो हम हैं नहीं। बैठे बैठे पूरी रमज़ान हम दौड़े पैसा के लिए। रमज़ान जी, रोज़ा रख के। कहते हैं बड़ा पवित्र महीना होता है आप लोगों के लिए। लेकिन वो अपनी शकल भी नहीं दिखाएं। जब सुने कि रुखसाना आके बैठी है हट जाते हैं। क्या मिलेगा मौलाना साहब आपको 72,000 रुपये? दादी का 72,000 रुपये रख के आप क्या करिएगा उसका? या फिर शाहिदा को मार करके या फिर ऐसी हरकतें करके आपको क्या मिलेगा? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है। और ये जो औरतें हैं, मैं आपको बताऊं, सुबह 10 बजे से अपने घर से बाहर हैं और रात के शायद 11-12 बजे तक अपने घर जाती हूँ। सब बाल बच्चे वाली हैं और अभी फ़िलहाल भी ये जो है वाराणसी कोतवाली में फ़िलहाल खड़ी है। न्याय की लड़ाई लड़ने बहुत मुश्किल है, नहीं शायदा? न्याय की लड़ाई लड़ना जी जी बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हौसला बुलंद हो और अगर इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है और किसी से बहुत ज़्यादा चोटिल होता है तो उसको उसका इरादा अगर पक्का है तो वो अपनी लड़ाई लड़ने में कामयाब रहेगी। और मेरा इरादा है, क्योंकि वो मेरे बच्चे का हत्यारा है, उसने मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की है। इस वजह से मैं ये चाहूँगी कि भले ही मेरा घर का काम थोड़ा रुक जाए, मेरे बच्चों को कोई और देख लेगा, इनके पापा की इजाज़त है कि मैं ऐसे तैसे करूँगा, लेकिन ये है कि जो इतनी गलत हरकत किया है उसको जहाँ उसकी जगह है उसको जाना चाहिए। जहाँ उसकी जगह है वहाँ पे उसको जाना चाहिए। क्योंकि अच्छा, क्या क्या हुआ जैसे आपने जब मैंने ये आवाज़ उठाई वो करने के लिए, तो उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी से मेरे ऊपर कॉल भी किया कि मतलब उससे कहिए कि केस वापस ले ले और मैं उसकी नियुक्ति करा दूंगा, ये हो जाएगा। मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं कि मतलब एक दिन और दूसरे, फिर उस दिन हमने जवाब दिया कि हमको ना उनसे नियुक्ति चाहिए ना हमें पैसा चाहिए, हमसे उनसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे बच्चे के हत्यारे को अब मुझे जेल भेजना है। तो जॉइंट सेक्रेटरी ने ये कहा कि जेल भेज के तुम्हें उनसे क्या मिल जाएगा, तुम्हें तो नियुक्ति चाहिए तो तुम नियुक्ति ले लो। हमको हमें नियुक्ति नहीं चाहिए, अब मेरे बच्चे के हत्यारे को हमको जेल भेजना और मुझे न्याय चाहिए, इतना कह के। ये पूरी कहानी है। हम कोशिश करेंगे मौलाना साहब से बात करने का। साहब कहने के लायक नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी इस निष्कर्ष पर नहीं निकल सकते क्योंकि हमने दूसरा पक्ष नहीं जाना है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, अगर वो हमसे बात करते हैं तो ये सारे सवाल उन तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या बताएं? और फिर दूसरे फिर एक बार फिर जॉइंट सेक्रेटरी की वाइफ फ़ोन की और वो कहीं कि मतलब कि आप अपने हस्बैंड को लेकर घर आ जाइए। तो मैंने कहा कि मैं अपने ससुर से पूछ लूँगी, फिर मुझे इजाज़त नहीं मिली तो मैं नहीं गई। अच्छा, एक बात बताइए, योगी जी से मिले, मैंने सुना आप लोग जो हैं वो योगी जी से मिले, फिर उसके बाद ममता रानी जी से मिले, तो बड़े बड़े अधिकारियों से आप लोग मिल रही हैं। तो कैसा लगा? पहले तो योगी जी से मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग को वहाँ से न्याय की उम्मीद जागी है कि थोड़ा सा हम लोग को न्याय मिलेगा हम लोगों को वहाँ से। हाँ, अब जिस तरीके से हमने कल इनका वो सारी कहानी मैंने सुन ली। अब मुझे ये बताइए कि योगी जी से मिले तो आप लोग कैसा लगा? वो पूरी कहानी मैंने आप लोगों की सुनी। कब गए थे मिलने? फोटो दे देना। हम लोग बताइए, आप बताइए। कितने तारीख को गए थे? बताइए शायद आप। याद नहीं है, तारीख नहीं है। हम लोग की फ़ोटो वहाँ की है, हम लोग जैसे लाइन में लगे हुए थे और जैसे वहाँ पर थे, तो जैसे अंदर मोबाइल नहीं ले जाना था। हम लोग तो इस गर्ज से गए थे कि हम लोग सीएम आए, सीएम के बाप आए, ये वाला उनको दिखाएंगे, लेकिन वो लोग बाहर ही रखवा दिए। हाँ, तो योगी जी को जब बताएं कि एक मौलाना है, वो कहता है कि सीएम आवे, सीएम का बाप आवे, हम किसी से डरते नहीं, क्या बोले योगी जी? वो
जो वहाँ के और लोग भी थे, सारे लोग मतलब जब सुने तो दंग रह गए। फिर उसके बाद कहें कि किस मदरसे की वारदात है, पूछ लिए किस मदरसे की वारदात है? तो हम लोगों ने बताया कि मदरसा दायरतुल इस्लाह, और पूरा लेटर हम लोग का था वहाँ पे। तो सारे लोगों को हम जब अपनी पूरी कहानी बताएं तो सारे लोग मतलब बहुत मतलब पहले तो वो हो गए, जैसे हमारे आँख से तो आंसू ही गिर रहा था जब हम अपनी बातें बयान कर रहे थे। तो सारे लोग भी वहाँ पे बहुत चुपचाप खड़े होकर सुनने लगे। फिर उसके बाद सांत्वना दिए और कहें कि आप निराश ना होइए, आपको न्याय मिलेगा। योगी जी ने अपने मुंह से आपको कहा? नहीं, यो उनके साथ जो वो लोग थे। वो क्या बोले आप लोगों से? अब वो क्या बोले? वो खुद से क्या बोले आप लोगों से? साथ के लोगों का नहीं? अच्छा, वो चुपचाप थे क्या? नहीं वो नहीं बोले थे हमसे। तो फिर उसके बाद जब हम लोग तो दे के चले आए, फिर क्या हुआ आगे, क्या बोले थे? मतलब उन लोगों ने बोला कि ये अभी आपका वीडियो है, ये आप दिखाना चाह रही हैं योगी जी को, तो वो वीडियो अपना तो ट्विटर पे डाल लीजिए, वहाँ पे वो खुद देख लेंगे। और जब वो देखेंगे तो खुद मौलाना के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे। हाँ, ये हम लोग लाइन में खड़े हुए थे और हम लोग का इसी जगह तक था। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हम लोग को ये मालूम भी हुआ है कि जैसे हम लोग का जैसे जैतपुरा थाने में हम लोग की कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो कुछ मतलब ऊपर से जो भी बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं हम लोग के, उसमें से वहाँ का ट्रांसफ़र करके यहाँ कोतवाली में हम लोग का ट्रांसफ़र हो गया? हाँ, ट्रांसफ़र हो गया। और हम लोग के जो विवेचक वो थे जितेंद्र यादव थे, उनका भी बदलाव हो गया। दरोगा जी मिले थे जब मेरा बदलाव हो गया, मतलब पूरी तरीके से एक्शन हो रहा है? जी पूरी तरीके से। और वो मतलब वो दरोगा जी मुझे अपना नाम बताए, नंबर दिए, मेरा नंबर लिए, बोले जब मैं 164 का बयान देकर निकली तो दरोगा जी वहाँ पे खड़े हुए थे। बोले कि आज से ये केस मैं हैंडल करूँगा क्योंकि अब आपका वो कोतवाली में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो योगी जी का प्रभाव है, न्याय सबके साथ पूरा करते हैं। आप भी गई थी क्या रिजवाना मिलने? बैठ के नहीं, हम नहीं गए थे। आप गए थे? नहीं, चलिए, सही हो गई थी शाहिदा और आप दोनों गए थे। तो ये मैंने आपको दिखाया कि क्या पूरी इस कहानी में अपडेट है। ये जैसे मतलब एक थाने पे आरोप लगा रही थी कि यहाँ पे इनकी सुनवाई अच्छे से नहीं हो रही है। जब ये योगी जी से मिल के आई तो इनका थाना भी इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। यहाँ पे शायद आप लोगों को कोतवाली में जो है इनका मतलब ट्रांसफ़र कर दिया गया। और अब जो है कार्यवाही कह रही हैं ये लोग कि अभी पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। बस इनकी एक ही मांग है कि भैया जल्दी से जल्दी वो जो मौलाना है वो जेल के अंदर जाए। हम पूरा कोशिश करेंगे इस कहानी पे और इस स्टोरी पे पूरा आपको अपडेट दे सकें। हाँ, क्या बोलना चाहती शायदा? मैं 164 का बयान जब दी तो वहाँ पे मैम जो वहाँ पे थी जितेंद्र यादव को बुलाई, जो मेरे विवेचक थे। तो उनको बहुत ये लगा कि जैसे कि 28 की वारदात है और आप लोगों ने इनका कोई मेडिकल नहीं कराया, जिनका बच्चा पेट में मरा हुआ था और वो इस तरह से इतने दिन तक आप लोगों ने 12 तारीख को इनकी FIR की। तो जितेंद्र यादव से कहें आप लोगों ने बहुत डिलंगी की है। अब भैया ये जैसे बोली है हमने लिख दिया है, अब जो होगा एसओ साहब के बारे में हमको जो बोलना था हमने बोल दिया। अब कहे हैं कि अब जो होगा आप लोग समझिएगा। आपने मतलब बैंड बजा दी जितेंद्र यादव की? जो एसओ साहब, जो मथुरा राय जो एसओ साहब थे हमारे साथ जो किए थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं किए थे, ना तो वो हमारी कोई कंप्लेन दर्ज कर रहे थे, ना मेरी FIR दर्ज कर रहे थे। जितना जो कुछ वो किए थे वो ये भी बोले थे कि कुरान शरीफ उठा करके आप लोग मामला अपना रपा दपा कर लीजिए। अच्छा। हाँ, मेरा कोई वो सुनवाई नहीं कर रहे थे। इस तहत हमने जो बातें थी हमने जज साहिबा को सारा वहाँ मजिस्ट्रेट को हाँ मैंने बता दिया। ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गई? हाँ, फिर उसके बाद वो बोली कि ये जैसे बोली हम लिख दिए हैं, आप जितेंद्र यादव को बोल दें कि भैया अब आप समझिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ धन्यवाद।